जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम ये जानेंगे कि बेहतर कारकर्दगी कितनी ज़रूरी है और इसके लिए एफ़र्ट्स करना कितना ज़रूरी है कि हम अच्छी एफिशिएंसी के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करें, जद्दोजहद करें और कुछ ऐसी कोशिशें करें कि जिसके ज़रिए हम दूसरों की कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट्स, जो फैक्टर्स ज़ेर गौर हैं, उनमें हौसला अफजाई की क्या अहमियत है, उनमें मौसर रहनुमाई की क्या अहमियत है, और इसके साथ साथ जहां हम मौसर रहनुमाई की बात करें, प्रॉपर गाइडलाइन फराहम करने की बात करें, तो इसके हवाले से भी हमने काउंसलिंग देनी है, ट्रेनिंग्स देनी है, तरबियत का क्या किरदार है उसको जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि अगर एक इंसान की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, इन्हांस होती है, उसकी कारकर्दगी बेहतर होती है, तो उससे उसकी अपनी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, उससे मुंसलिक जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और फिर सोसाइटी को इससे क्या फ़ायदा होता है, एक मुल्क की तरक्की में वो अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकता है, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका एक मरतबा फिर से तारुफ कराते हैं और जी उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद उस्मान कमाल साहब हैं हमारे साथ, मिसबा खान हैं और नाजिया हामिद हैं, जिनसे हम अब इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल पहले टॉपिक के हवाले से हमने सोल्यूशंस लिए थे, अब जो है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक नए सिरे से, और नए सिरे से आगाज़ में हम जानेंगे कि कारकर्दगी को बेहतर बनाना क्यों ज़रूरी है। जी उस्मान साहब। देखिए, जब भी कोई काम बंदा करता है तो उससे अगर एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, ये एप्रिसिएशन तो एक बात की बात है, अगर फीडबैक की बात करते हैं तो अगर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बुरा काम कर रहा हूँ, तो मुझे फीडबैक बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। क्योंकि अगर मैं काम करता जा रहा हूँ बट मुझे पता नहीं है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ प्रेस मिलेगा, मुझे मोटिवेशन भी होगी कि चलो एटलीस्ट समबडी लाइक्स माय वर्क। लेकिन अगर और या दूसरी साइड की अगर बात करते हैं, मैं काम करता जा रहा हूँ लेकिन मुझे फीडबैक मिल जाता है कि मेरा काम अच्छा नहीं है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे अच्छा काम करने के लिए या उसको और बेहतर करने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन या एटलीस्ट मुझे फीडबैक की ज़रूरत होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो फीडबैक होना मिलना बहुत ज़रूरी है। वो छोटा बच्चा है, अगर जैसे हमने ब्रेक से पहले बात की 15 साल की बात की, या उससे भी छोटे लेवल की बात करते हैं, तो एक बच्चा है उसको भी फीडबैक ही चाहिए होता है। उसका जो रिजल्ट होता है, उसके टेस्ट होते हैं, वो उसी का फीडबैक होता है। बिल्कुल। और इसी तरीके से जब बच्चा अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुका होता है, जॉब स्टार्ट कर रहा होता है, तो उसको उस टाइम पे भी फीडबैक चाहिए होता है। और करते करते एंड ऑफ लाइफ तक हमें फीडबैक ही मिल रहा होता है, अल्लाह से भी हमें फीडबैक ही मिलना है कि हमने दुनिया में आके अच्छा काम किया, बुरा काम किया, कैसा काम किया, वो हमारे लिए डे ऑफ जजमेंट पे हमें भी वो अमालनामा मिलेगा। तो वो फीडबैक मिलना मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसके हवाले से मिसबा का क्या कहना है? क्या साइकोलॉजिकल रीज़न है कि एक इंसान अपनी कारकर्दगी या जो काम भी वो कर रहा है, वो चाहता है कि उसको कंसीडर किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, या कहीं ना कहीं उसको वैलिडेट किया जाए? क्योंकि ह्यूमंस की एक बेसिक नीड है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये है कि मैं जो कर रही हूँ, कर रहा हूँ, इससे इम्पैक्ट होगा, इससे किसी की ज़िंदगी में बेहतरी होगी या अनफॉर्चुनेटली डैमेज होगा, वट एवर हैपन्स। लेकिन क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स ना, हम सोशल क्रीचर्स हैं, हमें एक दूसरे की बाउंस बैक चाहिए। जैसे आप बॉल को फेंकते तो आपको वापस आता है ना बाउंस बैक। हमें एक दूसरे की एनर्जीज चाहिए होती हैं, हम एक दूसरे की क्या कह सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर, लेकिन एक इंटरेक्शन के बगैर नहीं रह सकते। अगर एक्चुअली अभी रिसेंटली बल्कि अभी बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल इवेंट हो भी रहा है, कोविड-19 का। आइसोलेशन में लोग क्यों स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया, एंग्जाइटी क्यों बढ़ी? क्योंकि हम एक दूसरे से हट गए हैं, एक दूसरे से कट ऑफ हो गए हैं फोर्सफुली। तो जब हमें ये होता है कि मेरे होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इनविजिबल फील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जब हमें वो इनविजिबिलिटी हम पे आ जाती है, या हमें फील होता है कि हम इनविजिबल हैं, हमें हमारा मकसद ना होना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स अ वेरी हर्टफुल फीलिंग। तो हमें होता है कि छोटा बच्चा होगा, ठीक है, नॉन वर्बल भी, यानी कि 6 महीने का, उसको आप छोटा सा एक टॉय दे दें ब्लॉक वाला, ठीक है, उसके वो 3-4 शेप्स होंगे, स्टार, सर्कल, वटेवर। अगर वो सारों को सही करके ऑटोमेटिकली आप नोटिस करना, वो देखेगा कौन मुझे देख रहा है। हालांकि उसको नहीं पता कि मैं, लेकिन स्टिल मैंने कहा ना कि ह्यूमन नीड है, ये ह्यूमन नेचर है कि हमें ज़रूरत है। एंड हमारे जो एज के माइलस्टोन्स होते हैं, जिस तरह उस्मान साहब ने कहा कि हमारे एज के माइलस्टोन्स के साथ साथ हमारी फीडबैक, इंकरेजमेंट, इवैल्यूएशन, इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें पे हमें बढ़ाती हैं। और मैं कहता है जैसे छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो सामने नहीं देखता, एंड एज ए पेरेंट आपको डर होता है आगे देखो तुम साइकिल चला रहे हो, लेकिन वो पीछे देख रहा होता है
person who's actually he or she بچی بچہ دیکھ رہا ہے کہ او ماما بابا انکل آنٹی میں دیکھ کے کلیپنگ یا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں یا نہیں. میں کہہ سکتی ہوں اٹس لائک آکسیجن فار اس ہیومنس. صحیح. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس پر کام کریں, دوسروں کو اپریشیٹ کریں, موٹیویٹ کریں, انکریج کرنے کی کوشش کریں. جی نازیہ. سو انکریجمنٹ اور گائیڈنس جو ہے نا آپ کا فیول ہے بیسکلی ٹو پرفارم بیٹر. اور ویسے بھی جو ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس فیڈ بیک اور اس رسپانس سے جو کہ گائیڈنس اور اپریسیشن ہے اور باقی فارمز میں بھی ہے اس سے شیپ اپ ہوتا ہے. اور ایک شیپ اپ بیہیویئر ہی ایک اچھا شیپڈ اپ ریزلٹ پروڈیوس کر سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں اور آپ کسی ایک سرٹن پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے, گائیڈنس ملتی ہے, کرٹیسزم ملتا ہے, ان ساری چیزوں کو ایکیومولیٹ کر کے آپ ایک پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں. اور یہ پارٹ آف پروسیس ہے, پارٹ آف لرننگ ہے, پارٹ آف لائف ہے. اور جیسے سر نے کہا کہ فیڈ بیک میں نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. ہماری ایز سچ سم ٹائم ریکوائرمنٹ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک ہی ملے. سم ٹائم ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کرٹیکلی بتایا جائے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے. وہ کئی بار ہم اچھی طرح سے اس کو ایبزارب نہیں کرتے, لیکن گائیڈنس آپ کو شیپ اپ کرتی ہے, آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے گولز کو, آپ کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے. اور ہمیں ہر سٹیج کے اوپر گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے خود بھی, اور ہمارے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہر سٹیج کے اوپر گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان سے. اب اس گائیڈنس کے اندر ہم اگر اس کو اسٹیپس میں دیکھیں نا تو گائیڈنس دینے کے لیے بھی آپ کو دوسرے بندے کو تھوڑا سا مارجن دینا پڑتا ہے. صحیح. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اوور پاورڈ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ نیگیٹو ریزلٹس پروڈیوس کرتی ہے. بالکل. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا پہلے آپ فلیکسیبلٹی دیں, مارجن دیں پرفارم کرنے کے لیے, ان کو پروو کرنے کے لیے. جو یہ بات کرنی تھی کہ ویلیڈیشن ہے, ہم اس اپروول اور ویلیڈیشن کے اوپر چلتے ہیں. ہماری بیسک شاید ہیومن نیڈ ہے جس کے اوپر ہم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی سوسائٹی میں ہم نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بالکل اس کے اگینسٹ بھی چلتے ہیں. ان کو ویلیڈیشن اور اپروول چاہیے ہی نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک سرٹن پیرامیٹر ڈیولپ کیا ہوتا ہے. ان کے لیے دیٹس ایوری تھنگ. وہ ایک ڈفرینٹ ایکسٹریم لیول ہوتا ہے یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں جیسا کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کو کسی بھی قسم کی گائیڈنس یا فیڈ بیک جو ملے گا وہ ان کے لیے نیگیٹو رول پلے کرے گا. سو اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر ایز سم ون ہو از دیئر ٹو گائیڈ somebody needs to understand کہ جو ریسیو کر رہا ہے گائیڈنس اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے یا اس کی کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے. ٹھیک, تو اس کو انڈرسٹینڈ کر کے جب آپ گائیڈنس پرووائڈ کریں گے تب پازیٹیو ری شیپ ڈیولپڈ ایک پروڈکٹ نکلے گی. ادروائز شاید وہ اس کو اتنی اچھی طرح ریسیو ہی نہ کرے. بالکل, اس کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے. عثمان صاحب, تو یہ جاننا, یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ ہم نے کس کو گائیڈ کرنا ہے, کس کو گائیڈ نہیں کرنا ہے. کیونکہ نازیہ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جس کو ہم گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کی رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں, آیا وہ اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ ہماری گائیڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ چل سکے یا ان فٹ اسٹیپ کو فالو کر سکے. دیکھیں, اگین بینگ اے ٹیچر میں بات کروں گا کہ ایک ریسرچ تھی, اس کے مطابق اپ ٹو 45 ایئرس آف ایج لوگ ٹریننگ لینا پسند کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی 45 کی ایج کراس کرتے ہیں, خواہ وہ فیمیل ہے خواہ وہ میل ہے, لیکن جیسے ہی 45 کراس کرتا ہے بندہ, اس کے بعد ٹریننگ کی حص یا کسی سے سیکھنے کی حص جو ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. تو اپ ٹو 45, اور میرا خیال ہے کہ لرننگ کی ایج ویسے کبھی رکتی نہیں ہے, لیکن یس جب آپ 40 پلس ہو جاتے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے کافی محنت کر لی ہوتی ہے, آپ نے سیکھ لیا ہوتا ہے. اس سے پہلے کافی کوشش کرتا ہے انسان سیکھنے کی. 40 to 50 ایک ایسی ایج آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اوکے دس از اے ایج جب میں نے جو کچھ سیکھا ہے تھوڑا سا کام کر لوں. اور 50 سے 60 کے درمیان, کیونکہ ہماری 60 پاکستان میں اسپیشلی ریٹائرمنٹ ایج ہے, تو 50 to 60 ایک ایسی ایج آ جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کر لیا, جتنا ہم نے سیکھنا تھا کر لیا, اب اسی کے بل بوتے پہ ہم کچھ نہ کچھ آگے کمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے ایک اگین ایز اے سیڈ کہ اکارڈنگ ٹو ریسرچ 45 از این ایج جس تک انسان کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی. اس کے علاوہ انفارچونیٹ میں اس میں کوٹ کروں گا ادھر کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے جو تھوڑی بہت پڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم اگر ڈیٹا بھی دیکھیں تو پاکستان میں آلموسٹ 50 to 60% اب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے عوام ہے ہماری. تو اس میں سے جو یونیورسٹیز تک پہنچ چکے ہیں انفارچونیٹلی وہ کلاس روم تک تو سیکھتے ہیں,
सही, क्लासरूम से बाहर वो नहीं सीखना चाहते। आजकल नो का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आप सिखाने की कोशिश करेंगे, आगे से जवाब मिलेगा आपको मुझे आता है। जब ये चीज़ कह देते हैं ना इंसान के मुझे आता है, तो डैट मीन्स कि उसकी लर्निंग स्टेज रुक गई, अब वो सीखना नहीं चाहता। तो हमें डेफिनेटली, अब जैसे पहले भी बात हुई कि काउंसलिंग इज़ अ थिंग जो हमने पहले बच्चों को गाइड करना है कि भाई देयर इज नो सच एज जहां हम कह दें कि स्टॉप लग जाता है। अच्छा, ये हमें हर एज फैक्टर के इंसान में नजर आता है। एक बच्चा भी नो कर सकता है, वो भी कह सकता है कि मुझे इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। एक नौजवान भी ये जो है वो अपने ऊपर लेबल लगा सकता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है। और एक मैच्योर इंसान भी ये कह सकता है कि अब तो किसी के कहने की या सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो समझता हूँ वही ठीक है। देखिए, नो सबसे पहले तो हम अगर हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले तो आदम ने नो कह दिया, तो वहाँ से करते करते हम तक ब्लड में ही एक चीज़ आ गई। बीइंग इंसान हम बात अगर करें तो हमें ना कहने की आदत है। हर चीज़ में हम पहले स्टॉप करते हैं, नहीं हम नहीं करना, हमने नहीं करना। तो अगर हम कोई भी चीज़ हम अगर सीखने की हद तक भी अगर यही नो को सामने रखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉप लग गया जी, आप कुछ नहीं सीखना चाहते, फिर तो आपकी ग्रूमिंग भी नहीं हो सकती। लेकिन हमने सबसे पहले अपने बच्चों को या जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखाना है कि भाई देयर इज़ नो सच एज, आपको हम कोई ना कोई नई चीज़, और उस फिर कंटेंट को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सही, हमने उसी तरीके से बच्चे को देखना, पहले उसको जज करना है। अगर हम ही अपनी सारी चीज़ें इम्पोज करना शुरू कर देंगे अपने बच्चों पे, तो डेफिनेटली वो छोटा बच्चा भी आजकल नहीं सीखता। बिल्कुल, वो भी जैसे लाइक मेरे अपने बच्चे हैं, तो मैं भी उनको पहले ट्यून आउट करता हूँ कि भाई जो मैं चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन उनसे भी कुछ राय लूँगा। जब मैं राय लूँगा उसके बाद मैं उन पर कोई बात कर सकता हूँ, लेकिन विदाउट नोइंग कि मेरे ऑडियंस कौन है। सही, मैं अपने ऑडियंस को पहले देखूंगा, हाँ वो मेरे स्टूडेंट है, बच्चे हैं, कुछ भी है, तो मैं पहले ऑडियंस को देखने के बाद उनको काउंसिल कर सकता हूँ कि किस स्टेज पे हैं ये, और उसके बाद मैं प्रॉपर गाइडेंस उनको प्रोवाइड करता हूँ। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि हमने प्रॉपरली बच्चों को गाइड करना है, उनकी रहनुमाई करनी है ताकि वो इस सोसाइटी का फ़ाल किरदार बन सकें। लेकिन मिसबा, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग ख़ुद को लेबलाइज़ कर देते हैं या एक रेजिस्टेंस शो करते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है सीखने की, हमें इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई बात नहीं कह सकता, हम परफेक्ट हैं। ये साइकोलॉजिकली कैसा है? क्या ये किसी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो लोग, या किसी डिसऑर्डर की जानिब जा रहे होते हैं? There are specific कुछ डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स लाइक नार्सिसिस्टिक, सोशियोपैथिक, साइकोपैथिक, वो एक एक्सट्रीम है, वो डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उनको कहते हैं। लेकिन एक होती है पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स जो हम गेन करते हैं अपने पेरेंट्स से। जिस तरह नाजिया ने प्रीवियस सेशन में कहा कि डिसएग्रीमेंट की एग्रीमेंट होनी चाहिए, एग्री टू डिसएग्री। एज चिल्ड्रन हमारा जो सबसे पहले रोल मॉडल, और हमारे दीन में भी है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है, ठीक है। बिल्कुल, तो एज चिल्ड्रन वी पिक अप अ लॉट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स पेरेंट्स से। अगर बच्चा पेरेंट्स को देखता है कि उनको कोई एडवाइस कर रहा है, और बच्चे का पेरेंट्स की आपस में जो इंटरेक्शन हो रही है या किसी थर्ड पर्सन से हो रही है, नहीं मुझे तो आता है, मैं ये कर लेता हूँ, या मैं कर लेती हूँ, नहीं मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सब रेसिपीज आती है, मैं तो कभी भी ऑनलाइन जाकर कुछ नहीं सीखती। सही, तो बच्चा क्या, अच्छा ठीक है, सो इट्स ओके टू एक्चुअली से नो। अच्छा, ये मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए और ख़ुद को बड़ा प्रूव करने के लिए सीखना नहीं है, मेरे अंदर सब कुछ ऑलरेडी है। यानी कि समहाउ जब आप पैदा हुए थे अल्लाह सुब्हान ताला ने आपके यहाँ डाउनलोड कर दिया, तो सब कुछ ठीक है ना, और आप जैसे हैं वो एक चलते फिरते ऐप हैं, ठीक है, यू आर द गूगल ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये एटीट्यूड जो है, लर्निंग एंड बीइंग टीचेबल इज़ एन एटीट्यूड। जो स्किल्स होती हैं आप सीखते हो, एटीट्यूड आपके अंदर उजागर होता है, पेरेंटिंग से, सोसाइटी की कंडीशन से, व्हाटएवर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि बच्चे की जो घर का माहौल है उसमें ह्यूमिलिटी है, उसमें हम्बलनेस है, उसमें ये है कि बच्चे आज आप क्या सीख रहे हो और मुझे क्या सिखाओगे। पेरेंट्स अपने आप को हम्बल करें, पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली जो बड़े हमारे रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसमें एक्सटेंडेड फैमिलीज में लोग रहते हैं, उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच अ चाइल्ड, इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस आस्क करो, ठीक है। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है बहुत पुराना, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो कहते हैं आस्क लाइक अ फूल, रिमेंबर लाइक अ वाइज मैन, ठीक है। तो हम अनफॉर्चुनेटली फूल को गाली समझते हैं, ठीक है, कि नहीं सीखना इज़ लाइक नहीं
सीखना तो बुरी बात है ना, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड तुम किसी से पूछोगे, लाइक तुम्हें शर्म नहीं आती पूछते हो, लाइक सो वी बिकम डिसइंफॉर्म्ड एंड आई कॉल इट इमोशनल डिसेबलमेंट, कि हम पूछने की जो अल्लाह ने हमारे अंदर चाह रखी है ना, अल्लाह ने भी कुरान पाक में फरमाया है। इसके साथ क्या है, रीज़न क्या है, क्यों हमें डर लगता है कि दूसरे को पता चल जाएगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे दूसरे के आगे कि हमारे अंदर ये कमी है, ये खामी है? इट्स अ बिट ब्लेंड लाइक फेयर, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली प्राइड ऑफ द, वो क्या कहते हैं ना, गैंग बनना चाहता हूँ, वट या बनना चाहती हूँ, और सब कहना चाहते हैं शी इज़ अ गो टू पर्सन, ये अपने एक्सपर्ट है, गुरु है, वट एवर। और दूसरा ये है कि ईगो हमारी, कि हम सब में ईगो है, हम सब के अंदर एक शैडो पार्ट है, ठीक है। साइकोलॉजी की बहुत सी सीरीज़ है जो हमारे शैडो पार्ट को, जो इस्लाम में इसको नफ्स कहा जाता है। सो जिहाद नफ्स इज़ एक्चुअली दिस, कि आप अपनी जो डिसेबलमेंट की पार्ट है ना, उसको आप डिसइनकरेज करो और बी हम्बल एंड आस्क। हमें लाइक सीरियसली देयर इज़ अ हदीस, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन देयर इज़ अ हदीस जिसमें जिसमें फरमाया गया है कि 12 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो मोमिन, अगर बच्चों से, इंसान बच्चों से ले मोमिन हो जाए, सो व्हाट डज दैट टेल यू, आपको ये शो कर रहा है कि आप रिग्रेस नहीं हो रहे, आप रीइंफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जो हैं वो सोचते हैं कि द वर्ड इमोशन कम्स इन माय माइंड ना, कि हम डिमोट हो जाएंगे अगर हमने किसी से पूछ लिया तो, यानी कि आप हम किसी भी अपनी लाइफ से तो पूछ ही नहीं सकते, अपने सबऑर्डिनेट से क्यों पूछें? एग्जैक्टली, इट्स लाइक आपको किसने अपनी लाइफ का सीईओ बना दिया, यू नो, और अब सेल्फ अपॉइंटेड सीईओ, किसी ने नहीं कहा कि लाइक यू नो ये ले आपका डेस्क है, आपकी चेयर है, आपको पता है कि आप लिटरली सीईओ के लेवल पे नहीं हो, यू हैवंट अर्नड इट, यू पुश्ड योरसेल्फ टू दैट लेवल। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। हमारे अपनी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है अपने बारे में, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो बहुत बुरा है, बहुत यानी कि वीक है अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का। और वो ये होता है कि फिर वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट इस तरह करते हैं कि अपनी लाइफ में कि मुझे सब पता है, एंड लिटरली प्रिटेंड करते हैं, दे आर लाइक, वो कहता है ना कि उनका जो अकाउंट होता है ना, बैंक अकाउंट, अपने बारे में वो नेगेटिव में जा रहा होता है। सही, सो दैट्स इट, क्योंकि उन्हें अंदर से तो ये पता है कि उनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो अच्छे से जो है एफिशिएंटली कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें, अपना काम कर सकें, लेकिन वो इस डर के और इस खौफ के साए के अंदर ज़िंदगी गुजार देते हैं कि हमें किसी की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरह से बात हो रही है नाज़िया, हमने मिसबा से भी बात की, उस्मान साहब से भी बात की, कि बेसिकली ये एक बिहेवियर है कि हम जो है वो किसी से सीखना नहीं चाहते, अपने से छोटे से सीखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, उससे पूछना नहीं चाहते, हम डरते हैं कि दूसरों के सामने हम एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक एक्सटर्नल वैलिडेशन का फैक्टर मौजूद है। हम चाहते हैं कि दूसरे के सामने हम प्रोमिनेंट रहें, कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें किसी किस्म की इस्लाह की ज़रूरत नहीं। इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए नाज़िया क्या थेरेपी है, क्या ट्रीटमेंट है, और इसके लिए कौन सी स्किल्स अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो आप जो रेजिस्टेंट टूवर्ड्स लर्निंग है ना, उसकी वैसे तो बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रीज़न उसकी सेल्फ इस्टीम और डोमिनेंस है, ठीक है। आप किसी भी सूरत किसी के सामने अपने आप को ऐसा रिफ्लेक्शन कहीं नहीं देना चाहते कि मुझे इसकी गाइडेंस है, इसकी वजह से मैंने ये सीखा, ये एक फैक्टर है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखें, क्योंकि अब बिकॉज़ हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा IT सावी हैं, उनको ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ों का पता होता है, तो वो गाइडेंस अपने से बड़ों को देते हैं और वो बड़े हैप्पीली रिसीव भी कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। जो इस चीज़ को एड्रेस करने की जो बात है कि कैसे हम इसको देख सकते हैं, एक वही जैसे इन्होंने एक सेइंग का जिक्र किया, एक और सेइंग है कि मैंने कोई ऐसे शख्स ने देखा जो बात करता रहे और सीखता रहे। तो आपको बहुत सारी अपनी बिहेवियर के अंदर ऐसी चेंजेस लानी पड़ती हैं जिसमें दूसरे को सुनने का हौसला और दूसरे को सुनने का मार्जिन होना चाहिए। बिल्कुल, उस सुनने के अंदर आपके सीखने का अमल है। अगर आप उसको रेजिस्ट करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने से रह जाएंगे जो कि आपकी लाइफ में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में काम देंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा एलिमेंट भी है या बहुत बड़ा ऐसा सेट ऑफ ग्रुप भी है जो कि लर्निंग को बहुत अप्रिशिएट करता है, और उनके लिए लर्निंग किसी भी जगह से, किसी भी एज ग्रुप से आ रही हो, वो उनके लिए की एलिमेंट होता है उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। सो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है अगर हम इसको लर्निंग से हटा के एक ओवरऑल फीडबैक की तरफ ले जाएं तो उसको शायद लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते। उनको लगता है कि
میری سیلف اسٹیم یا میری ڈومیننس تبھی زیادہ اسٹرانگ ہے اور باقیوں سے اوپر ہے اگر میں ہاں مجھے تو پتہ ہے یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اور اس قسم کا بیہیویئر سم ٹائمز آپ کی بہت ارلی ایج میں شروع ہو چکا ہوتا ہے. اور اکثر اوقات ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں پتا, انہیں کیا پتا, ان کے زمانے گزر گئے, اب ہمارا زمانہ ہے, ہمیں زیادہ پتا ہے. بڑی کامن بات آج کل ہوتی ہے. لیکن گھروں میں بھی پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو سکھا کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے بچے کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں, آپ اپنے بچے کو اپنی ڈیسیجن میکنگ میں انگیج کرتے ہیں, کیا آپ کا بچہ آپ کو کچھ سجیسٹ کر رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے آپ کی نظر میں, اگر نہیں ہے تو کل کو ادھر دوسری سائڈ سے بھی نہیں ہوگی. تو آپ کو یہ کانفیڈنس اور یہ بیہیویئر ان بلڈ کرنا پڑتا ہے بچوں کے اندر, سکھانا پڑتا ہے کہ اگر ایک بچہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے, چاہے آپ اس کے بارے میں مکمل نالج رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے, آپ اس کو وہ کیپیسٹی مارجن دیں کہ اپنی وہ لرننگ اور اپنی وہ کمیونیکیشن ساری شیئر کرے, اس کے بارے میں ڈسکس کرے, اور آپ اس کو یہ فیل کرائیں کہ واہ اس سے اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں. سو آئی تھنک ہر گھر میں یہ ایٹماسفیئر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, کوئی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا اور اس کو پتا ہے, اور کوئی ایک ایسی چیز ہے جو مجھے پتا ہے اور اس کو نہیں معلوم, بالکل لرننگ اور نالج کے حوالے سے. آئی تھنک اگر ہر کوئی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لے تو کسی کی رائے, کسی کا فیڈ بیک یا کسی کی بھی انسپریشن آپ کو پازیٹیولی ہی آپ پھر اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, جیسا کہ ہم ٹریننگ کی اور کاؤنسلنگ کی بات کریں, نازیہ بہت دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے صرف لیکچر ہی دیا جا رہا ہے, صرف گائیڈ لائن ہی پرووائڈ کی جا رہی ہے, دوسرے انسان کو جس کو لیکچر دیا جا رہا ہے یا جس کو رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے اس پہ اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے, اس سے اس کی کتنی امپروومنٹ ہو رہی ہے, کتنی ایفیشنسی انکریز ہو رہی ہے, اس میں ڈکلائن آ رہا ہے, اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہمارا کام بولنا, کاؤنسلنگ کرنا اور ٹریننگ دینا ہے, دوسرے کو بھی جج کرنا بہت ضروری ہے. اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ دیکھیں جو انٹریکٹیو لرننگ ہے نا وہ کی ہے, ٹھیک ہے, جیسے اسپنج ہے نا, اس کے اوپر پانی گر رہا ہے, وہ اسپنج ایک لمٹ تک اس پانی کو ابزارب کرتا رہے گا. اس اسپنج کو جب تک وہ تھوڑا سا آپ اسکویز آؤٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا نا, اس کی کیپیسٹی کا, اس کی ایفیشنسی کا پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح سے لرننگ ہے, اب چاہے کلاس روم لرننگ ہے, آن لائن لرننگ ہے یا ایڈلٹ لیول پہ جو لرننگ ہوتی ہے, اس کی ایک ٹرم ہوتی ہے انٹلیکچوئل ایڈلٹ انٹریکشن. میں اس کو بچوں میں بھی انٹلیکچوئل ایڈلٹ انٹریکشن کہتی ہوں, کیونکہ آپ جب تک لیٹس سپوز گھر میں اگر آپ یا اوور آل کسی بھی سیٹنگ کے اندر آپ کسی سے بات چیت کریں, اس ریفرنس سے کریں کہ اس کا جو وہ جب ریسیپروکیٹ کرے اس کو یا آپ کو اس کا رسپانس دے, اگر اسی سملر مینر میں نہیں آیا تو لرننگ ہو ہی رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ 1 گھنٹہ بولتے رہے, جیسے یوزلی ہمارے اسکولس میں کلاس رومز میں ہوتا ہے, اور بچے سن کے کوئی اثر نہیں ہوتا. تو بیسکلی لرننگ تبھی ہوتی ہے جب ڈسکشن ہوگی 2 وے. لرننگ 1 وے کرنا, ہاں کچھ سرٹن میٹرز ایسے ہوتے ہیں ایک لمٹ تک آپ 1 وے ہوتا ہے, جب تک 2 وے نہیں ہوگا پاسبل نہیں ہے. اور آپ کا جو لرننگ ہے اس وقت جب تک آپ ٹیسٹ پہ نہیں ڈالیں گے نا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا ہوئی ہے یا نہیں. جیسے ہم کمپیوٹر سیکھتے ہیں تو پریکٹس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, اسی طرح سے باقی دنیا کے ہر سبجیکٹ کے اندر, ہر نالج پلیٹ فارم کے اندر اور ڈومین کے اندر جب تک 2 وے نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بالکل, رہنمائی کس طرح سے کرنی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہے, اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے سمجھنا ہے, اس پر ہم مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے کہ وہ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ رہنمائی کے طریقہ کار کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں, کیونکہ معاشرتی مائنڈ سیٹ کو بھی چینج کرنا یا معاشرتی سطح پہ اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیسے ہو سکتی ہے, اس پر بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.